Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर इनके सम्मान में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस इनकी 156वीं जयंती पर मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी यूथ होती है हम लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल पर्सनालिटी थे ये, और इनका निधन महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गया था। और कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1902 में। ठीक है, इन्होंने शिकागो में एक बहुत फेमस भाषण भी दिया था, स्पीच भी दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुए थे। और इनकी बहुत सी मोटिवेशनल लाइनें आप लोग हमेशा पढ़ा करते हैं, हमेशा आपको मिला करता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेशनल पर्सनालिटी थे। इनका फोकस हमेशा युवाओं पर हुआ करता था, यूथ पर हुआ करता था भारत के, और इसी वजह से इनके सम्मान में युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ओके, बहुत बड़े ये समाज सुधारक थे। तो ये कब से मनाया जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए। 1985 के बाद से मनाया जाना शुरू हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के 11वें संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के इंडेक्स में, सूची में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 11वें संस्करण पर नॉर्वे है फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड कौन है? सेकंड है आइसलैंड। और भारत किस पोजीशन पर है? तो भारत है हमारा 42वें पोजीशन पर। कितने? 42 रैंक है इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में, यानी कि हमारे भारत देश का लोकतंत्र जो है वो दुनिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र की सूची में 42वां स्थान रखता है। ओके, अब EIU क्या होता है? EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। और इसी ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 जारी किया है। और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स की लिस्ट में टोटल 167 देशों की जो डेमोक्रेसी होती है उसको ऑब्जर्व किया गया, और उसके बाद लिस्ट निकाली गई है EIU द्वारा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कब तक भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष जो हैं के सिवान, उन्होंने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि दिसंबर 2021 तक वो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, गगनयान, क्या नाम है? गगनयान। तो गगनयान के नाम से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, उसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जो के सिवान हैं इन्होंने एक अनुमान लगाया था कि 2022 तक, कब तक? 2022 तक ये गगनयान को लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि दिसंबर 2021 में ये लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये ऑफिशियली नहीं थी, इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि दिसंबर 2021 तक ये गगनयान को लॉन्च कर देंगे। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि 3 व्यक्तियों को, 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का इनका प्लान है। मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, ध्यान दीजिएगा। गगनयान के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि गगनयान जो होगा उसके तहत यात्रियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जो मानव यात्री होंगे, यानी कि ये मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा। तो 3 यात्रियों को भेजा जाएगा और उनको 7 दिनों के अंदर वापस ले आया जाएगा, यानी कि 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसके बाद वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसरो आया है, तो इसरो के बारे में हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष तो के सिवान हैं ही, इसको आपको याद ही हो गया होगा। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को हुई थी 15 अगस्त को इसरो की स्थापना। बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई हैं? तो सुषमा स्वराज जो हैं वो 2 दिवसीय की यात्रा पर गई हैं उज्बेकिस्तान की। किसके? उज्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ पर गई हुई हैं हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी 2 दिवसीय यात्रा पर। और ये किस लिए गई हैं?
ये गई हैं भारत और मध्य एशिया के बीच वार्ता होने वाला है, यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग होने वाला है, उसमें ये हिस्सा लेने गई हैं हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। इस वार्ता में उज़्बेकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल अजीज़ कामिलोव, कौन, अब्दुल अजीज़ कामिलोव, वो भी शामिल होंगे। तो उनके साथ ये को चेयर करेंगी, यानी कि सह अध्यक्षता करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। ओके, उज़्बेकिस्तान के समरकंद में ये होना है इसका आयोजन, तो ध्यान रखिएगा, समरकंद भी पूछा जा सकता है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद में ही जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन हो गया था ताशकंद समझौते में, उसके बाद ही, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले ली। तो अभी हाल ही में एलबी मॉर्कल, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले ली, यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट से सभी प्रारूपों से एलबी मॉर्कल ने रिटायरमेंट ले ली है, संन्यास की घोषणा कर दी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑलराउंडर थे और इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक क्रिकेट खेला, यानी इनका जो डेब्यू हुआ था वो 1999 में हुआ था। 1999 से 2000 के बीच में इन्होंने डेब्यू किया था और लगभग 20 वर्षों तक का इनका करियर रहा। साउथ अफ्रीका के ये ऑलराउंडर थे। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं एलबी मॉर्कल। ओके, तो इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक संपन्न हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है 32वीं बैठक। इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या किया गया, इसमें डिसीजन लिया गया कि कंपनीज जो हैं उनका एनुअल टर्नओवर जो है, यानी कि वार्षिक टर्नओवर जो होता है वो 40 लाख से अगर नीचे है तो उनको जीएसटी के दायरे में नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले 20 लाख वार्षिक टर्नओवर के नीचे वाली कंपनियों को जीएसटी के दायरे में नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 40 लाख। तो अब 40 लाख से नीचे की जितनी भी एनुअल टर्नओवर वाली कंपनियां हैं उनको जीएसटी के दायरे में नहीं लिया जाएगा, यानी उनसे जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। अब जीएसटी आया है तो हम लोग जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसको लाया गया था, इसको लिए बिल पारित किया गया था संसद में 122वां संविधान संशोधन के तहत बिल पारित किया गया था 2014 में। लेकिन ये संविधान संशोधन लागू हुआ किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ? ये लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को आधी रात को। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे याद रखिएगा कि 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था 2014 में, लेकिन जीएसटी भारत में लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को आधी रात को। ठीक है, पूरे भारत में। अब जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया ये भी पूछा गया है। तो जीएसटी फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। और भारत में किन किन राज्यों में लागू हुआ सबसे पहले? तो भारत में सबसे पहले असम में लागू हुआ। कहाँ पर? असम जो हुआ, असम राज्य, ये जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य था। और सबसे आखिरी राज्य बना जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य बना। तो इतना आपको जीएसटी से पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएससी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है अशोक चावला ने। किसने? अशोक चावला ने एनएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इस्तीफे से याद आया, जो सीबीआई के चेयरमैन दोबारा बनाए गए थे आलोक वर्मा, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो शायद मैं इसको क्वेश्चंस को इंक्लूड करना भूल गया, तो कल की वीडियो में हो सकता है मैं इसको इंक्लूड कर दूं। तो याद रखिएगा आलोक वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ओके, तो फिलहाल अशोक चावला ने एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, अब एनएससी आया है तो हम लोग एनएससी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष थे अशोक चावला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, यानी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी हाल ही में ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सू त्से-चैन। कौन? सू त्से-चैन बने हैं ताइवान के नए प्रधानमंत्री। और ताइवान के राष्ट्रपति हैं त्साई इंग-वेन, आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है, सू त्से-चैन को, जो कि ताइवान के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अब ताइवान आया है तो ताइवान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ताइवान की राजधानी होती है ताइपे।
क्या होती है? ताइपे होती है ताइवान की राजधानी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं सुत सिंह चैन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन और यहाँ की मुद्रा होती है न्यू ताइवान डॉलर। क्या होती है? न्यू ताइवान डॉलर होती है ताइवान की मुद्रा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने एक सूची जारी की है, लिस्ट जारी की है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की, जिसमें जापान को मिला है फर्स्ट रैंक। कौन सा रैंक? जापान को मिला है फर्स्ट रैंक। ओके, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इनको जो डाटा प्रदान किया गया था उस पर इन्होंने निकाला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने एक सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यानी कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की सूची लिस्ट, जिसमें जापान को फर्स्ट पोजीशन मिला है। अब इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है? तो इंडिया को मिली है 79th पोजीशन। पहले क्या था? पिछले साल थी 81वीं पोस्ट थी, लेकिन 81वीं रैंक से बढ़ करके 2 स्थानों का इजाफा हुआ और 79th पोस्ट पा गई इंडिया। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो लोग दिसंबर के करंट अफेयर देखते आए होंगे। दिसंबर मंथ में एक बार डाटा जारी किया गया था जिसमें यूएई को मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की सूची में फर्स्ट पोजीशन मिली थी। ठीक है, तो आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ये जो था यूएई जिसमें फर्स्ट पोजीशन था वो रैंकिंग की गई थी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा और वो वीज़ा फ्री रैंकिंग थी, यानी कि उसमें वीज़ा फ्री को मानक माना गया था कि मोस्ट पावरफुल वीज़ा फ्री कंट्री कौन से देश की है, तो उस पर निकाला गया था शक्तिशाली पासपोर्ट की इंडेक्स ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक द्वारा। तो उसमें यूएई का था फर्स्ट पोजीशन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मर्ज ना होने पाए, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों को एक साथ मर्ज मत कर दीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने निकाला है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची, जिसमें जापान को फर्स्ट पोजीशन दिया है और इसमें इन्होंने निकाला है कि देशों की पहुंच के आधार पर, यानी कि कंट्रीज़ की रीच के आधार पर, यानी किस देश के पासपोर्ट से कितने देशों की रीच है, पहुंच है, तो उसके आधार पर निकाला गया है, जिसमें जापान को फर्स्ट पोजीशन मिली है। और अगर आपसे पूछा जाए वीज़ा फ्री रैंकिंग में, तब आप बताएंगे यूएई। ओके, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, वो बताते हैं जापान यूएई दोनों को। अभी मैं इसको रिवाइज ना कराया होता तो इसके बाद भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते, मुझे पता है। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वीज़ा फ्री रैंकिंग में यूएई है टॉप पर और जापान है देशों की पहुँच के आधार पर, यानी रीच के आधार पर जापान का पासपोर्ट। ओके, चलिए अब जापान आया है तो हम लोग जापान से कुछ और भी पॉइंट जानते हैं। तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो और मैंने कल भी बताया था आपको कि टोक्यो में होना है 2020 का ओलंपिक खेल। कौन सा? ग्रीष्मकालीन। तो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है टोक्यो जापान में और जापान की मुद्रा होती है येन। जापान के करंट टाइम पर पीएम है शिंजो अबे और जापान की संसद का नाम होता है डाइट। ठीक है, इतना आपको जापान से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में एनएचआरसी के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एनएचआरसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप गोविंद को। किसे? जयदीप गोविंद को। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप गोविंद को, जो कि हैं 1984 बैच के। किस बैच के? 1984 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर और करंट टाइम पर ये एक और पोस्ट पर हैं। किस पर हैं? स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पर हैं। किस पे? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एडवाइज़र हैं करंट टाइम पर वर्तमान में जयदीप गोविंद, और ये एनएचआरसी के महासचिव भी बन गए हैं। अच्छा, आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा एचएल दत्तू का नाम। मैंने इनका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये एनएचआरसी के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं एनएचआरसी के एचएल दत्तू। क्लियर है? तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक किया है। मैंने पूछा था कब से मनाया जाना शुरू हुआ। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि 10 जनवरी 1975। तो 10 जनवरी 1975 में ये पहली बार आयोजन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का, तो इस वजह से 10 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि इस डेट से। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 10 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो ये मनाया जाना शुरू हुआ 10 जनवरी 2006 से। 2006 में मनमोहन सिंह जी द्वारा ये घोषणा की गई कि 10 जनवरी 2006 के बाद से रेगुलरली मनाया जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस।
ओके, तो 10 जनवरी का जो कारण था वो था 1975, तो 10 जनवरी 2006 रहेगा करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 6वें स्थान पर है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की लिस्ट में। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनमें से। नेक्स्ट मैंने पूछा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा राज्य नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और ऐसी ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हैं आप लोग। उस ग्रुप में आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.